हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें जो हमको पढ़ना है वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब जो सर्किट है उसमें अगर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट में फिर जो हमारे यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ है ईएमआई से, उसी के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मतलब डिफाइन करने से पहले, तो उससे पहले मैं पहले कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसी में फैराडे लॉ। ठीक है, जब फैराडे लॉ हम पढ़ेंगे तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी उसके साथ हमें पढ़ना है। फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उससे वो हमारे लॉ रिलेटेड है, तब हमें पता चलेगा कि लास्ट में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो रियलिटी में है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे कि अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है सेम वैसे ही है। यहाँ पर हम 5b लगा देंगे और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, 5 इज इक्व टू हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और अगर आपको पता ही है कि अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी फाई, इसको यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो इसको लिख सकता हूँ बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया इंटीग्रल फॉर्म में। और सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस मेरा एरिया है। ठीक है, अगर आप ए से रिप्रेजेंट करना चाहो तो ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ बी एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे वही रहेगा हमारा थीटा इज इक्व टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, जो हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हम दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक प्लेन शीट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरीके से पैरेलल है। ठीक है, और जो उसका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गए। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये थीटा, ये जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये तो हमारा सिंपल हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फील्ड लाइंस इस प्लेन के नॉर्मली पास हो रही हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यहाँ से डेफिनेशन हम बनाते हैं वो होती है हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द प्लेन। मतलब कोई भी हमारा प्लेन हो उसके जो नॉर्मली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको अगर हम काउंट करते हैं तो हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब काउंट तो हम भाई 1 2 3 तो गिनने में से रहे, तो इसीलिए हम सीधे सिंपली बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगा देते हैं तो हमें टोटल काउंट मिल जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। तो जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो होती है वेबर। ठीक है, वी डब्ल्यू ई वी बी आर। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये भाई हमारा जो फ्लक्स हमने निकाला 5 बराबर हमने लिखा है बी इंटू एस, तो ये हो जाएगा 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 वेबर की वैल्यू इतनी हो जाती है, याद कर लेना। हो जाती है अच्छी बात है, नहीं होती है कोई गलत बात नहीं है, बस केवल आपको इतना याद रखना है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यूनिट वेबर होती है। ठीक है, बात करें अब हम डायमेंशन की, तो जो इसकी डायमेंशन है वो आती है हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। ठीक है, ये हो जाती है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए सीधा तरीका है, वही आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो निकालो, एरिया की जो डायमेंशन है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आपको डायमेंशन मिल जाती है। ठीक है, अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए, ठीक है, इफ एन इज नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हम पढ़ते हैं, तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फिर हमारा एन
वी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक, मतलब उसमें एन से हमें मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा। इसी को लिख सकते हैं एन बी डी एस कॉस थीटा, और सिंपल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एन बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और यही हो जाता है हमारा एन बी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना, ये बना। सिंपली आपको एक टर्न्स की वजह से निकालना है, फिर उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल टर्न्स की वजह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फैराडे एक्सपेरिमेंट। उससे हम बताएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, फैराडे का। तो इसमें बताया क्या गया है पहले वो देख लेते हैं। जो ये C1 दे रखी है, ठीक है, ये हमारी एक कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर ऐड किया हमने G। ठीक है, अब हमने किया क्या कि इसके पास एक मैग्नेट को लेकर के आ रहे हैं। जो हमारी ये मैग्नेट दिखाई गई है इसको हम इसकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो जो हमारी ये गैल्वेनोमीटर होता है G, इसमें सडनली डिफ्लेक्शन शो हो जाता है। ठीक है, ये इसमें होता है। इसमें ऐसा क्यों होता है उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ साथ ही साथ कि जो हमारी ये मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ से एंटर करते हैं। और जो ये हमारी कॉइल भाई जब हमारी यहाँ पर रहेगी तो जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है, ये जितनी दिखाई गई हैं ये यहाँ पर, मतलब ये इनकी जो नंबर होगी वो हमारी और कम हो जाएगी। जब और ज़्यादा दूर होगी तो और कम हो जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा होगा जब वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास नहीं होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम इस बार मैग्नेट को आगे की तरफ लाएंगे, मतलब कॉइल की तरफ लेकर के आएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब संख्या बढ़ जाएगी तो इसका मतलब जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा चेंज होता है टाइम के साथ, चेंज विद टाइम। और जब टाइम के साथ चेंज होता है तो इसी की वजह से जो हमारी ये सर्किट है, सर्किट मतलब गैल्वेनोमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाता है, मतलब सर्किट में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, अब जब ये हमारा इधर की तरफ गया तो करंट हमारा नीचे की तरफ था, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब मोशन अगर इधर हो रही है तो करंट की जो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई गई है आपको वो डाउनवर्ड है। अगर हम इसी बार मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएं तो जो हमारी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड ना होकर फिर इसमें अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये इसका जो रीजन है वो यही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल का वो लगातार चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेम वैसे ही है, बस केवल फर्क कितना है, वहाँ पे हमने मैग्नेट को यूज किया था, यहाँ पे हमने एक कॉइल ली है, कॉइल को हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, कॉइल हमारी C2 है, और जब इसमें कॉइल में करंट पास होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आपको पता है। ठीक, इस कॉइल को फिर हम इसके पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, सेम वही मैग्नेट की तरह करना है। जब इसको पास ले जाएंगे तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है C1 से वो हमारी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ, और ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो सर्किट है इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और दूसरे शब्दों में कहें तो करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में सडन डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और जैसे हम इसको दूर ले जाएंगे तो जो हमारे करंट की जो डायरेक्शन है इसमें वो हमारी रिवर्स हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगर मान लो कि जैसे हमारी ये कॉइल है, ठीक है, ये मैंने कॉइल बना दी, यहाँ पे मैंने 12 मैग्नेट को लाया, ठीक है, दूर से लेकर के आया और यहाँ पे ला करके मैंने इसे रख दिया। तो जो यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर जो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा उसमें जो डिफ्लेक्शन है, पहले मान लेते हैं डिफ्लेक्शन था हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और नॉर्मल पॉइंट हमारा ये वाला इस लाइन के अलावा। तो जो डिफ्लेक्शन है ये लगातार हमारा फिर कम होता चला जाएगा अगर मैं मैग्नेट को एक जगह रोक देता हूँ, क्योंकि उसको जो फिर फ्लक्स में चेंज होगा वो तो हो नहीं रहा है। जब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो फिर हमारा जीरो की तरफ मूव करता है। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, बस केवल ये याद रखना है आपको। बाकी इसमें डायरेक्शन कब ये डाउनवर्ड है, इसमें जो दिखाई गई है सर्किट में ये डाउनवर्ड हो गई, कब ये अपवर्ड हो गई, ये बात हम बाद में करेंगे जब हम डायरेक्शन निकालेंगे ईएमएफ की। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको मतलब जो ये हमारी मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले, अगर इसको मैं स्टेबल कर दूं तो जो डिफ्लेक्शन है वो लगातार कम होता जाएगा और एक टाइम पर वो जाकर के जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। इसके बाद जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है
वो ये कहता है कि जो हमारी ये वाली कॉइल है C2 और तो इसमें हमने की लगाई हुई है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स तो है हमारे पास, एक की भी लगाई हुई। अब की को अगर मैं अचानक से बंद कर देता हूँ तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमारे इससे पास होंगी, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगे तो इससे जो दूसरी वाली कॉइल है हमारे C1 उससे पास होंगे, जब उससे पास होंगे तो जो C1 है C1 का फ्लक्स चेंज होगा और करंट उसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। सेम वही करना है, हमें कुछ यूज नहीं करना, एक मेथड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। सेम वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है C1 का वो हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसमें जो हमारा गैल्वेनोमीटर है अभी इसमें डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है, ठीक है। और जैसे हम इस की को जो हमने ऑफ की थी, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ओपन करने का मतलब है कि दोबारा से उसे खोल देता हूँ कि सर्किट में करंट का फ्लो ना हो, तो जो करंट की जो इसमें डायरेक्शन होगी C1 में वो हमारी रिवर्स हो जाती है, मतलब वो बदल जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसका क्यों हुआ, तो क्यों का रीजन इसमें सिंपल जो हमें यूज करना है वो है कि जो हमारा फ्लक्स है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हमारा टाइम के साथ लगातार चेंज होता है, ठीक है, मतलब टाइम के साथ हमारा इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें जब टाइम के साथ चेंज होता है तो इसकी वजह से जो हमारी कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट इंड्यूस्ड, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज होगा तो करंट भी होगा और करंट है तो वोल्टेज का हम उसकी वजह कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, सर्किट में। अब इसके बाद ये तो था हमारे एक्सपेरिमेंट, जो फैराडे था उसने जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बेसिस पे बताया था कि जो फैराडे लॉ है, तो फैराडे लॉ में जो बताया इसने, सबसे पहले तो ये बताया था कि जो हमारा फ्लक्स है जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं वो जो हमारा फ्लक्स है वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, बाकी रियलिटी में अगर आप देखो तो मतलब फ्लक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ईएमएफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा, जो फ्लक्स का चेंज हुआ है सर्किट में उसका वो अपोज करेगा, ठीक है, और जो हमारा ईएमएफ है इंड्यूस्ड इज अपोजिट टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब तक हमारी सर्किट का फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसमें करंट इंड्यूस्ड होता रहेगा, ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करंट विल इंड्यूस्ड, और जब तक वो चेंज होगा तब तक ही उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा या ईएमएफ जनरेट होगा। अगर हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज होना बंद हो जाता है तो जो हमारा करंट है वो हमारा लगातार डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और फाइनली वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा करंट अगर वैल्यू अगर हमारी आ रही है वो नेगेटिव है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो करंट की जो हम डायरेक्शन मान रहे हैं वो उसके अपोजिट में है, ठीक है, और उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डी फाई बी ओवर डी टी, और इसी को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो हो जाता है हमारा 1। तो अब जो ये वाली इक्वेशन है इसका हम फर्दर हम यूज करते हैं, इसी से हम कैलकुलेशन करते हैं, उससे बताते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज हो रही है और ईएमएफ जो उसमें जनरेट होगा सर्किट में वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल इक्वेशन को यूज करना चाहूँ तो इसको मैं यूज करके बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा है कि माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका एक मतलब तो ये होता है कि अगर आप यहीं से देखो सीधे सिंपली कि अगर जो हमारा ये डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू है,
ठीक है, जो ये ब्रैकेट में, अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो, अगर ये 0 होगी तो जो EMF है हमारा E वो भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो EMF भी इंड्यूस नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो ये इसके सामने माइनस साइन लगा हुआ है, ये मुझे बताता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब जो फ्लक्स चेंज हुआ उसका अपोज करते हुए EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये था इसके बारे में। बाकी इसके बारे के बाद जो हमारा लेंज लॉ है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप इसमें वैल्यू रखना चाहो कि भाई अगर मान लो कि भाई फ्लक्स पहले φ1 था, फिर बाद में φ2 हो गया, तो जो हमारा E हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, जो उसमें टाइम लगा वो हमारा टी है, ठीक है। तो ये आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो हमारा चेंज इन फ्लक्स, मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, ठीक है। और जो हमारा ये EMF है, ठीक है, ये हमारा इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी वोल्ट होती है, क्योंकि एक तरीके से पोटेंशियल ही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो इसके बाद मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।